ओके जी, तो ये जो हमारे पास चैप्टर है ये है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है ये आपके पास गालिबन चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक के अंदर। अगर रेफर करें इसको तो गालिबन पेज 67 या समथिंग कुछ होगा, या सॉरी पेज 67 नहीं, पेज 90s में कुछ होगा, आफ्टर 100 कुछ आता है पेज नंबर इसका। खैर, लेकिन ये चैप्टर नंबर 7 आपको मिल जाएगा बुक के अंदर। अच्छा जी, एग्रीकल्चर के चैप्टर की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है मेथड्स ऑफ फार्मिंग से। मेथड्स ऑफ फार्मिंग का मतलब है कि भाई फार्मिंग होती है दो तरीके की। ऐसे तो फार्मिंग के मेथड्स और बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पास आपके सिलेबस के अंदर ये दो मेथड्स हैं। एक कहलाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा कहलाता है कमर्शियल फार्मिंग। नाउ व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? सबसिस्टेंस फार्मिंग इज दैट इफ अ फार्मर इज कंज्यूमिंग whatever he grows on his farm, that is called as subsistence farming. यानी कि this is going to be conducted on a small scale usually, and this kind of farming is of no benefit to the country, because what the farmer is doing, he is consuming whatever he is growing, so it is not going to contribute to the local production. GDP, I have told you that GDP means local production of the country. It is not going to contribute to the local production, and since he is doing farming on a small scale, he is not having a budget to buy large equipment, or he is not having a budget to buy modern equipment. So traditional methods of farming, yani ke you are going to use bullocks for plowing the land, seeding is going to be done manually, harvesting of the crops yani cutting of the crops is going to be done manually, नेचुरल फर्टिलाइजर जिसको एनिमल मैन्योर भी कहते हैं इज गोइंग टू बी यूज्ड। और यहाँ सारे ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होने वाले हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर इरिगेशन का जो मेथड है वो भी अ वेल इज गोइंग टू बी यूज फॉर इरिगेशन, और मे बी a pond, a bucket method is going to be used for irrigation. However, for commercial farming, this is the method of farming wherein the farmer cultivates the land for profit. The purpose is to earn profit. So it is going to be conducted on a large scale. It is going to be benefit the country. It is going to generate employment on a large scale. It is going to increase the local production. And obviously, if it is being done on a large scale, farmer is having a budget, farmer is having a large capital. So yes, he can use the modern methods of farming as well. So this is the primary difference between the two. अब बात कर लेते हैं जरा कि भाई फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। आप कोई भी क्रॉप ग्रो करें, ठीक है, किसी भी क्रॉप की बात करें तो उसके अंदर दो तरह के फैक्टर्स लाजमी चाहिए होते हैं। एक जो कहलाते हैं नेचुरल या फिजिकल फैक्टर्स, दूसरे जो कहलाते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है, नेचुरल या फिजिकल फैक्टर्स का मतलब है कि यू नीड सूटेबल क्लाइमेट। ऑब्वियसली क्लाइमेट इज अ प्राइमरी थिंग रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप। यू नीड फर्टाइल सॉइल, you need flat land, बिल्कुल, the flatter the land the better is going to be the quality of crops. You need rainfall and you need sunlight. ये तो हो गए आपके नेचुरल फैक्टर्स। अब आ जाते हैं जरा ह्यूमन फैक्टर्स की तरफ। तो ह्यूमन फैक्टर्स में आपको चाहिए है स्किल्ड लेबर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, मशीनरी सच एज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, सीड ड्रिल, गुड क्वालिटी सीड्स जिसको आप अब लिखेंगे हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, HYV भी कहते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड जिसको कैपिटल कहा जाता है। इरिगेशनल फैसिलिटीज, इरिगेशनल फैसिलिटीज का मतलब है कि सप्लाई द फैसिलिटीज विच विल सप्लाई वाटर टू द क्रॉप सच एज ट्यूबवेल या कैनाल सिस्टम। ट्रेनिंग फॉर द फार्मर्स, yes, training is required for the farmers so that the farmers can be well equipped as to how to grow the crops in a best way. Greenhouses are required to preserve the plants. Government support is required. गवर्नमेंट सपोर्ट का मतलब है गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर्स, या गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड ट्रेनिंग्स टू द फार्मर्स सो दैट द फार्मर्स कैन एस्टैब्लिश फार्मिंग। ट्रांसपोर्टेशन या मेटल रोड्स का मतलब है गुड क्वालिटी रोड्स। तो या दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग द क्रॉप टू द मार्केट। तो या कोई भी क्रॉप आप ग्रो करें ये तो फैक्टर्स चाहिए चाहिए, तो इनको एक ही मर्तबा याद कर लें, हर क्रॉप के लिए अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। क्रॉप को ग्रो करने के प्रोसीजर की अगर बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप है आपके पास वो होता है प्लाइंग। नाउ व्हाट इज प्लाइंग? प्लाइंग का मतलब है कि यू नीड टू डिग द लैंड सो दैट सीड्स कैन बी सोन इनटू द लैंड। तो सबसे पहला स्टेप क्या है भाई? पहला स्टेप है प्लाइंग। स्टेप नंबर 2 क्या है? सीडिंग। यू नीड टू पुट सीड्स इनटू द लैंड।
स्टेप नंबर 3 क्या है भाई? स्टेप नंबर 3 है वाटरिंग। ये दैट इज यू नीड टू वाटर द क्रॉप्स। वीडिंग कहते हैं टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स, यानी स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, पुटिंग इन फर्टिलाइजर सो दैट द क्रॉप्स कैन बी टेकन केयर ऑफ एंड दे कैन ग्रो वेल। Once the crops have been grown, they are required to be harvested, यानी कि they are required to be cut off and they are required to be threshed. Threshed का मतलब है cleaning the crops, यानी कि जो जिसको आप कहते हैं कि separating the leaf from the chaff, यानी कि जो छिलका अलग किया जाता है क्रॉप का क्रॉप में से, तो उसको थ्रेशिंग कहते हैं। और थ्रेशिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। स्मॉल नेट्स को लिया जाता है और नेट्स के अंदर द क्रॉप्स आर प्लेस्ड एंड दोज नेट्स आर यूज्ड फॉर फिल्टरिंग द क्रॉप्स और सेपरेटिंग द क्रॉप फ्रॉम द कवर और द शेफ और फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है, ये स्टेप्स आपने ध्यान में रखने हैं, ये काम के हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपके पास क्रॉप्स की अगर बात करें तो क्रॉप्स दो कैटेगरीज के हैं जो पाकिस्तान में ग्रो होते हैं। एक कहलाते हैं रबी क्रॉप्स, दूसरे कहलाते हैं खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन से हैं? विच आर सोन इन विंटर्स, यानी कि अक्टूबर टू जनवरी के बीच में दे आर बीइंग सोन एंड दे आर हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल टू जून। कॉमन एग्जांपल्स आर wheat, barley, oil seeds, pulses, etc. are some of the rabi crops. However, there are some kharif crops as well. अगर खरीफ क्रॉप्स की बात की जाए तो दे आर दोज क्रॉप्स विच आर गोइंग टू बी सोन इन समर्स, that is from April to June and harvested in winters October to March. It includes rice, cotton, maize, sugarcane, millets, etc. All of these are the खरीफ crops. इनके नाम याद करने हैं, इनके मंथ्स याद करने हैं, बस इतनी काम की बात है। ये एक एक नंबर का सवाल आ सकता है आपके पास कि व्हाट आर रबी क्रॉप्स, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स, ये आपको पता हो काफी है। अब जरा आ जाते हैं क्रॉप्स की तरफ और उन क्रॉप्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो किस क्रॉप के अंदर हमने याद करनी है। एक बात याद रखिएगा कि हर क्रॉप का आपको टेम्परेचर और रेनफॉल याद करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें सेम है। ह्यूमन फैक्टर्स तो हर क्रॉप के सेम है, टेम्परेचर रेनफॉल चेंज होता है वो याद करना पड़ेगा। अबाउट वीट, आपके सिलेबस में वीट का सोइंग टाइम का टेम्परेचर अलग लिखा हुआ है, हार्वेस्टिंग टाइम का टेम्परेचर अलग लिखा हुआ है, so you need to learn it accordingly. So if we talk about the temperature is about 10 to 20 degrees centigrade at the time of sowing, and at the time of harvesting the temperature is 20 till 30 degrees centigrade. Wheat requires low rainfall, so it means that wheat can grow in majority of the areas of Pakistan, that is the areas where there is less rainfall. Even in those areas wheat can be grown easily. If we talk about the soil, so loamy and clay soil, यानी soft soil जिसको कहते हैं, that is required for the growth of wheat. वीट की इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए या वीट की खास बात की जाए तो इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड इट कैन ग्रो इन मेजॉरिटी एरियाज ऑफ पाकिस्तान। यूजुअली क्रॉप्स का क्या मसला होता है? वो मसला ये होता है कि भाई इफ द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी बिलो द रिक्वायरमेंट द क्रॉप इज नॉट गोइंग टू ग्रो, इफ द टेम्परेचर इज गोइंग टू एक्सीड द रिक्वायरमेंट द क्रॉप इज गोइंग टू बी रॉटन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है एंड द क्रॉप इज गोइंग टू ग्रो। अगर आप ये देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज में वीट इज बीइंग ग्रोन, केपीके में भी ग्रो हो रहा है, पंजाब में भी ग्रो हो रहा है, सिंध में भी ग्रो हो रहा है, बलूचिस्तान में भी वीट की ग्रोथ हो रही है। ये कुछ एरियाज लिखे हुए हैं आपके पास पंजाब के, सिंध के एरियाज आपके बुक में लिखे हुए हैं। तो 3 से 4 एरियाज हर क्रॉप के याद करने पड़ेंगे कि जहां वो ग्रो होता है, और उनको मैप पर भी लोकेट कर लीजिएगा कि वो एरियाज किधर हैं ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली लिख सकें। दूसरा क्रॉप जो आपके पास है वो है राइस। राइस की बात की जाए तो टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड इज 20 till 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बिटवीन अ टेम्परेचर बिटवीन 20 till 30 इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। राइस का सबसे बड़ा मसला जो है वो है हैवी रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर अबाउट मोर देन 1270 मिलीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है राइस के लिए। एंड राइस फील्ड्स की एक और रिक्वायरमेंट है कि पडल्ड वाटर शुड बी अवेलेबल। पडल्ड वाटर होगा तो राइस इज गोइंग टू बी ग्रोन। राइस को पानी की बहुत रिक्वायरमेंट है, इवन के बिफोर कुकिंग भी वी यूजुअली पुट राइस इन वाटर सो दैट द रीजन फॉर बीइंग सो कि राइस ग्रोज इन साइज। तो राइस को इतना पानी चाहिए होता है कि उसके बाद भी जो है कि आप इवन बिफोर कुकिंग यू पुट राइस इन वाटर। सॉइल की बात की जाए तो लोमी क्लेई सॉइल इसके लिए भी रिक्वायर्ड है, विद सिल्ट। सिल्ट इज अ कंपोनेंट which increases the fertility of the soil. You can say it is a nutrient for the soil. राइस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको याद करना पड़ेगा वो है इसका मेथड ऑफ प्लांटेशन। जो अभी तक मैंने आपको मेथड ऑफ प्लांटेशन यानी जो सीधा तरीका बताया था वो ये कहता था कि आप लहिंग करें,
सीडिंग करें, वाटरिंग करें, वीडिंग करें, हार्वेस्टिंग करें, थ्रेशिंग करें, और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था। राइस के अंदर प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। राइस के अंदर होता ये है कि आप सबसे पहले स्मॉल प्लांट्स, द सीड्स ऑफ द राइस आर सोन इन स्मॉल पॉट्स। स्मॉल पॉट्स के अंदर सीड्स को सो करेंगे एंड दोज पॉट्स आर प्लेस्ड इन नर्सरीज। नर्सरीज में रख दिया जाएगा उनको, ठीक है। एंड अंडर सर्टेन टेम्परेचर कंडीशंस, रेगुलेटेड टेम्परेचर कंडीशंस के तहत उनको वहां रख दिया जाएगा। फिर होगा ये कि वंस द बेबी प्लांट्स दे ग्रो 8 to 10 इंचेस इन साइज, देन दे आर ट्रांसफर्ड टू द फील्ड्स। उतने टाइम में जो है आप फील्ड्स को प्लो कर लेंगे, और जब बेबी प्लांट्स 8 to 10 इंचेस के हो जाएंगे तो उनको ट्रांसफर करेंगे टू द फील्ड्स एंड देन दे आर गोइंग टू ग्रो। तो ये जो प्रोसीजर है, ये राइस को ग्रो करने का प्रोसीजर है। इसको इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्लांटेशन भी कहते हैं। आपके पास इस तरह सीरीज में इसको याद करना पड़ेगा आपने, कि प्लाइंग, फिर सीडिंग, फिर वाटरिंग, फिर ट्रांसफर टू द फील्ड्स, फिर वीडिंग, फिर हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। बेसिकली एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है, स्टेप नंबर 4, और बाकी सब सेम है। इसकी इसका सीक्वेंस पूछ लेता है वो एग्जाम के अंदर, कि वो आपको प्लाइंग, सीडिंग, वाटरिंग देगा और बोलेगा इसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, वो इस तरह कुछ पूछ सकता है। तो यू शुड रिमेंबर द सीक्वेंस। ये आपके पास बुक में भी लिखा हुआ है थ्योरी फॉर्म में, और मैंने यहाँ भी लिख दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। राइस के भी अगेन एरियाज याद करने पड़ेंगे। अब राइस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक्सट्रीम हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं है। यानी कि राइस के लिए आप या तो पंजाब चले जाएं, या सिंध जहाँ पे इंडस रिवर अवेलेबल है, तो वहाँ तो ग्रो कर सकता है। केपीके की साइड पर भी कुछ रिवर्स अवेलेबल हैं, टेम्परेचर कंडीशन सूटेबल है, तो वहाँ ग्रो कर जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है और टेम्परेचर कंडीशन सूटेबल नहीं है। तो राइस के भी अगेन एरियाज जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। आपके पास बुक में 2 से 3 एरियाज इस तरह भी याद कर सकते हैं, 2 एरियाज पंजाब के याद कर लें, 2 एरियाज सिंध के याद कर लें, इस तरह भी कर लें, तो दैट इज गोइंग टू बी इनफ। नेक्स्ट अगर आगे आ जाते हैं तो हमारे पास जो चीज़ है वो है कॉटन। अच्छा जी, कॉटन की अगर बात की जाए तो कॉटन के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल की अगर बात की जाए तो हैवी रेनफॉल इज रिक्वायर्ड अबाउट 1000 मिलीमीटर। सॉइल की बात की जाए तो लोमी क्लेई सॉइल विद एलुवियम इज अगेन अ न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर्ड है। कॉटन के लिए जो कल्टीवेशन है उसमें आपको फीमेल लेबर चाहिए होती है फॉर हार्वेस्टिंग, क्योंकि कॉटन का जो प्लांट है वो हाईली सेंसिटिव होता है। तो उसको जो है वो बहुत पेशेंस के साथ जो है वो प्लग करना होता है, एंड दैट पेशेंस इज ओनली अवेलेबल विद द फीमेल्स। देयरफॉर फीमेल लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन। Cotton plant is sensitive to frost as well, कि frost अगर so cotton plant is going to be destroyed, and cotton plant is hazardous to leaf curl virus। ये एक डिजीज है जो अक्सर हो जाती है कॉटन प्लांट के अंदर। तो कॉटन प्लांट जो है वो इट इज हैजर्डियस टू लीफ कर्ल वायरस एज वेल। तो इसका बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है, और खास तौर पर जो है इसके हार्वेस्टिंग के टाइम पर इसको बड़ा प्रॉपरली ग्रो किया जाता है। प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स आर बीइंग स्प्रेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि ये खराब ना हो। अच्छा ये भी है कि अगर इफ रेनफॉल, हैवी रेनफॉल अकर्स एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन, कॉटन जब तैयार हो गई और हार्वेस्टिंग के लिए उस टाइम पे बारिश हो गई, तो सारी कॉटन तबाह हो जाएगी। कॉटन के लिए भी क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए, तो अगेन ये या तो पंजाब में ग्रो करेगी या सिंध में। आपको केपीके और बलूचिस्तान की साइड पे कॉटन की ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। बहुत कम कोई एरियाज होंगे जहाँ कॉटन कल्टीवेशन हो रही होगी, ज़्यादातर सिंध एंड पंजाब में। अगेन इसके भी 2 2 एरियाज अगर आप याद कर लें तो मोर देन इनफ है। शुगर केन की अगर बात की जाए तो शुगर केन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए है। रेनफॉल की बात की जाए तो हैवी रेनफॉल इज रिक्वायर्ड। सॉइल की बात की जाए तो लोमी एंड क्लेई सॉइल इज रिक्वायर्ड। जो चीज़ ज़रूरी है शुगर केन के बारे में वो ये है कि भाई शुगर केन डज नॉट हैव अ सीड। और शुगर केन को ग्रो करने का तरीका ये होता है कि अ स्टॉक ऑफ शुगर केन इज प्लेस्ड इनसाइड द land and a new sugar cane grows out of it। जो when the piece of stock that is placed inside the land is called as ratoons। अब आप लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर शुगर केन का सीड नहीं होता और जो शुगर केन अवेलेबल होता है उसी का टुकड़ा काट कर और उसको जमीन में लगाते हैं तो उसमें से नया शुगर केन निकल आता है, तो दुनिया में सबसे पहला शुगर केन कहाँ से आया था? क्योंकि कोई ना कोई सीड आया होगा तो वो शुगर केन उगा होगा ना। ऐसे कहाँ से आ गया? तो देखें जी, जब जब ये दुनिया बनी तो सब कुछ यहाँ मौजूद था। ठीक है ना, कुछ वो नहीं है कि
हम कहीं से कुछ लेकर आए हैं, ये जब दुनिया बनी तो ऑल ऑफ दीज ट्रीज, दीज फॉरेस्ट, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। तो ये भी तो फिर हम सवाल ये करें कि जब ये तो एनिमल्स कहाँ से आए थे सबसे पहले? तो इसलिए द शुगर केन वॉज अवेलेबल हेयर बाय डिफॉल्ट। और उसमें से फिर ये कि द ह्यूमंस लर्नड के द इट डज नॉट हैज अ सीड, और उसको ऐसे ग्रो किया जाता है। शुगर केन इंडस्ट्री मस्ट बी लोकेटेड नियर टू द शुगर केन फील्ड्स, ये एक ज़रूरी चीज़ है कि शुगर केन फील्ड्स जो हैं वो they should be located near to the sugarcane industry, क्योंकि once the sugarcane has been harvested it is required कि it should be immediately transported to the sugarcane industry. Okay, the sugarcane it starts to get rotten if it is not immediately transported, and it starts losing weight as well. दो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसको फॉरन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ज़्यादातर एरियाज सिंध एंड पंजाब के हैं जिसमें शुगर केन ग्रो किया जाता है। पिशावर में भी ऑन अ स्मॉल स्केल शुगर केन की कल्टीवेशन हो रही है, बलूचिस्तान में कोई कल्टीवेशन नहीं है। तो ये आपके पास कुछ बेसिक क्रॉप्स हैं कि जिनका आपको टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल याद करना पड़ेगा। इनकी जो ज़रूरी बात है वो मैंने बताई है, वो आपको जहन में रखनी पड़ेगी। तो ये आपके पास जो है ये मेजर क्रॉप्स कवर हो जाएंगे, इनकी सारी चीज़ें। इनको एक मरतबा ये भी करें कि बुक से भी इन तमाम चीज़ों को यहाँ तक रीड कर लें, ताकि इस हवाले से अगर किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो फिर इसको क्वेरीज में एड्रेस किया जा सके।